So next topic is in the chapter staffing. Topic is aspects of staffing. Write down please, aspects of staffing. There are three aspects. One is recruitment. Second is selection. And third is training. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अगर ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो हमने स्टाफिंग का मीनिंग तो देना ही, एक लाइन का देके उसके बाद 2 to 3 लाइंस में इन तीनों का मीनिंग दे देना है, जो कि हम पढ़ चुके हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। जो लास्ट टाइम हमने किया था वहां पे तीनों का मीनिंग हो गया। अब इन तीनों को हमने 1 by 1 फुल टॉपिक में पढ़ना है। पहले हम फुल पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट, फिर हम करेंगे सिलेक्शन, फिर हम करेंगे ट्रेनिंग। इसमें इनकी मेरिट्स, डीमेरिट्स, कोर्सेज, प्रोसेस वगैरह जो भी होगा वो सारा किया जाएगा। तो अपना ये फुल चैप्टर टाइप कह सकते हैं बन जाए। राइट, यू हैव टू बी लिमिटेड व्हेन सपोज टॉपिक इज एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। 3 मार्क्स में आ गया, 4 में आ गया, 6 में आ गया, यू हैव टू बी लिमिटेड। इसकी ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ये 6 मार्कर में आ गया सपोज, तो उस केस में इसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इस चैप्टर को टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि कई बुक्स ने इनको एज अ सेपरेट चैप्टर लिया हुआ है। बट बिकॉज वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी, तो हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, 5 टॉपिक लिए। फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट स्टार्ट करिए। फर्स्ट एस्पेक्ट जिसको हम डिटेल में करेंगे, रिक्रूटमेंट। विल टेल मी द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रेज हैंड प्लीज। 1, ओनली 1 चाइल्ड। जिसने हाथ खड़ा किया है उसने अपने आप को म्यूट किया हुआ है, जिसने अनम्यूट किया है उसका हाथ नहीं खड़ा है। ये क्लास क्या कर रही है? 3, 4, 5, गुड। 6, यस, वंदना बताएंगे। वंदना। Recruitment is a process by which employees are motivated to apply an application for a job. Yes, very good बेटा। It is a process in which the prospective employees, हमने वर्ड यूज करना है, employees वर्ड नहीं कहना, बिकॉज हमारा कोई भी एम्प्लॉय है नहीं। He is the prospective employee, means that employee who is going to apply for the job है, that employee would be employee, we can say। वो हो सकता है कि हमारा कल भी एम्प्लॉय बन जाए, चांसेस हैं, पोटेंशियल एम्प्लॉय भी can say। So it is the process in which the prospective employees are motivated to apply for the job। रीजन क्या है इसका, क्यों? so that, क्यों ऐसा करते हैं हम? so that, yes Divanshi, सिलेक्शन के लिए ज्यादा ऑप्शंस हैं। यस, हमारे पास चॉइस ज्यादा, जितनी चॉइस ज्यादा होगी उतना हमारी सिलेक्शन इजी हो जाएगी, है ना। हम उसमें भी बात कर रहे थे, अगर मेरे को 10 वर्कर्स चाहिए सपोज, और मैं कोई अखबार में ऐड निकाल दूं कि मेरे को 10 वर्कर चाहिए, एम्प्लॉइज वर्कर्स मेरे पास आए इसमें इंटरव्यू के लिए 12 मान लेते हैं, तो मेरी चॉइस कैसी होनी? तो मेरे को रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपना थोड़ा और बढ़िया करना पड़ेगा, सो दैट कि मैक्सिमम एम्प्लॉइज जो है वो हमारे यहाँ पे अप्लाई करें। अगर वो 12 की जगह मेरे पास 50 एम्प्लॉइज आ जाए इंटरव्यू देने के लिए, तो मेरा प्रोसेस इजी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा एफिशिएंट सा हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं। मेरे पास जो एम्प्लॉइज आएंगे वो फिल्टर होकर आएंगे, अच्छे एम्प्लॉइज आएंगे। जितना अच्छा प्रोसेस रिक्रूटमेंट का होगा उतनी बढ़िया सिलेक्शन होगी, बिकॉज हमारे पास चॉइस फाइटर होगी। तो ये करते कैसे हैं हम? प्रोसेस तो हो गया, करते कैसे हैं? हाउ डू वी रिक्रूट द एम्प्लॉइज, हाउ डू वी मोटिवेट द एम्प्लॉइज कि वो हमारी जॉब में अप्लाई करें, कंपनी में अप्लाई करें, कैसे करते हैं? तरीका सर, न्यूज़पेपर्स में एड्स देते हैं और घर पे वो पैम्फलेट्स भेजते हैं। पेपर में ऐड दे देते हैं, पेपर में पैम्फलेट जो है वो बीच में डाल के हम भेज देते हैं। फिर हम कई बार ऑनलाइन ऐड दे देते हैं, फिर कई बार हम अपनी वेबसाइट पे लिख देते हैं, कई बार हम वो जो जिसे हम कहते हैं एप्स जो बनती हैं, naukri.com एप्स है, वेबसाइट्स हैं, monster.com ऐसे है ना, monsterjob.com को भी ऐड है, ऐसे वहां पे डाल देते हैं। इसे हम वेब रिक्रूटमेंट बोलते हैं, वेब रिक्रूटमेंट। इवन अपनी फैक्ट्री के बाहर या शॉप के बाहर एक वो तख्ती सी बना के उसके ऊपर लिख देना, काम करने के लिए लड़कों की जरूरत है, लिखा होता है, कई बार लिखा होता है, वो भी वे ऑफ रिक्रूटमेंट ही है। दैट इज आल्सो, जिससे पता चले
प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को कि यहाँ पे वैकेंसी है, एनी वे इज अ वे ऑफ रिक्रूटमेंट। वो डिपेंड करता है हमारा बजट क्या है। हम वेबसाइट पे डाल सकते हैं, हम पेपर में निकाल सकते हैं, हम बड़ा सारा क्लासीफाइड दे सकते हैं, ऐसे हो तभी देंगे ना, वो भी रिक्रूटमेंट ही है। हम अपनी दुकान के बाहर लिख के लगा दें काम करने के लिए लड़कों की जरूरत है, वो भी एक वे ही है रिक्रूटमेंट का। मीन्स वी आर इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉइज, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज की हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, आप फिल करिए वैकेंसी, आइए और अप्लाई करिए। एंड इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस? Positive. Positive process. बिल्कुल ठीक है। व्हाई इट इज पॉजिटिव प्रोसेस? Because prospective employees are motivated. उन्हें से बुलाया जाता है, कोई रिजेक्शन नहीं होती यहाँ पे। all the applications are accepted, no rejection is there। हमारे पास एक वैकेंसी है, चाहे हमारे पास 100 एप्लीकेशन आ जाए, हम 100 के 100 एक्सेप्ट कर लेंगे। बिकॉज रिक्रूटमेंट में हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो आ रहा है जॉब की उसे एक्सेप्ट, हाँ जी दे दो एप्लीकेशन, हाँ जी दे दो, यही कर रहे हैं। जो नेगेटिव प्रोसेस है वो अगला है, वो सिलेक्शन है, जिसमें हम जितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज हमें हैं वो हम रख लेंगे, बाकी हम उनको रिजेक्ट कर देंगे, वो नेगेटिव प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। मीनिंग इज क्लियर आई थिंक, है ना? नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके 4 स्टेप्स हैं। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इसको भी फ्लो चार्ट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 फ्लो चार्ट में ऐसे बनाओ। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई। सोर्सेज क्या हैं जहां से हम लेबर, हेयर मीन्स वर्कर्स, सिर्फ लेबर में वर्कर्स, एम्प्लॉइज, इवन मैनेजमेंट के मेंबर्स भी जो हम लेते हैं वो भी इसी में ही है ना? कोई डिपार्टमेंटल हेड भी हम ले रहे हैं सपोज, वो भी इसी में आएगा। कोई प्लांट सुपरिटेंडेंट ले रहे हैं वो भी इसमें ही आएगा, सब इसमें ही। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हमारे पास सोर्सेज क्या है लेबर सप्लाई की, हम कहाँ से ले सकते हैं, कौन कौन से वे हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट के। सपोज हमने कोई मेंबर जो हमें चाहिए वर्कर, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो उसके लिए न्यूज़पेपर जो है या वेब रिक्रूटमेंट है वो सूटेबल है। कोई वर्कर है, हमें वो कोई वर्कर चाहिए फैक्ट्री में पैकिंग वगैरह के लिए, सपोज वो चाहे पढ़ा लिखा ना भी हो वो भी चलता है ना, 8 क्लासेस भी पास तो भी चलेगा, ना भी हो तब भी चलेगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो उसके लिए अखबार में निकालना इतना प्रोफेशन सा नहीं रहेगा, वो फायदा नहीं होगा। कम पढ़े लिखे लोग इतने ज्यादा पेपर नहीं पढ़ते होंगे ना, वहां पे निकालने का नहीं। उनके लिए क्या है, या तो अपने एम्प्लॉइज को बोल दो, अपने सारे एम्प्लॉइज को बोल दो कि यहाँ पे भी वर्कर्स चाहिए हमें काम करने के लिए, ले आना, उनका सर्कल होगा वो ले आएंगे। अगेन दैट इज वन वे ऑफ रिक्रूटमेंट, सो दैट हमारे पास चॉइस हो। ऐसे लोगों के लिए कम पढ़ लिखे लोग हो गए या जिनकी टेक्निकल जॉब्स नहीं है, जिन्होंने लेबर का काम करना है, स्मॉल वाला जो है वो लेवल का काम करना है, उनके लिए वेब पे निकालना, वेबसाइट पे निकालना या उनके लिए न्यूज़पेपर में निकालना वो इतना फायदे वाली चीज, इतना यूजफुल नहीं रहेगा। तो हमने ये देखना है कि हमारे वर्कर्स के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज जहाँ से अपने वर्कर्स को हम उनकी सप्लाई को अरेंज कर सकते हैं, है ना? हमें मैनेजर्स चाहिए, तो मैनेजर्स के लिए वो वेबसाइट्स हो गई, अपनी अपनी बिजनेस की वेबसाइट हो गई, जैसे हम पहले बात कर रहे थे वेबसाइट्स, naukri.com हो गई, जॉब मॉन्स्टर के मॉन्स्टर जॉब ऐसे कोई नाम है वो हो गई। उसके अलावा अखबार में निकाल दिया, पैम्पलेट भेज दिए, वो हम कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे लिए उस टाइम पे सुटेबल सोर्स कौन सा है, वो सारे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देंगे। सेकंड है टू असेस देयर वैलिडिटी, assess their validity, ये सेकंड स्टेप है प्रोसेस का। इसमें हमने सारे सोर्सेज जितने हमारे पास अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं लेबर सप्लाई के, उनके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देखने हैं, उनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स ये देखने हैं। उसके बाद थर्ड जो है प्रोसेस, दैट इज टू चूज द मोस्ट सुटेबल सोर्स, टू चूज द मोस्ट सुटेबल सोर्स। अब तो पिछले स्टेप में हम बात कर रहे थे टू असेस देयर वैलिडिटी, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है। पॉजिटिव हो सकता है कि रीच बहुत ज्यादा है,
हमने पेपर में निकाल दी, या पेपर में निकालने से क्या होगा, हर एक बंदे के पास उसकी रीच है, हर जो लिटरेट पर्सन है वो पेपर पढ़ रहा होगा, हर जो टेक्स्ट हेवी पर्सन है वो ऑनलाइन रहता ही होगा, वहां पे निकालना। लेकिन उसका नेगेटिव क्या है, कॉस्टली बहुत है। पेपर में छोटी सी ऐड निकाले, इतनी सी ना हजारों पे लग जाते हैं। तो हमने देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, हमें उसको यहाँ पे एनालाइज करना है, उसकी वैलिडिटी देखनी है, एनालिसिस करना है अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से पॉजिटिव क्या है, हमारे हिसाब से नेगेटिव क्या है, सबके देख के। उसके बाद थर्ड स्टेप पे जो हम बात कर रहे हैं, टू चूज द मोस्ट सूटेबल सोर्स, हमें कौन सा सूट कर रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि जो बेस्ट है वो हमें सूट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है ना। हो सकता है कोई चीज बड़ी अच्छी हो लेकिन हमारे बजट के बाहर हो, कोई सोर्स बड़ा अच्छा है लेकिन हमारे बजट से वो बाहर है, तो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। हमने क्या करना है, हमने आउट ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज जो हमारे हिसाब से बेस्ट है, हमने उसको चूज कर लेना है। दैट इज टू चूज द मोस्ट सूटेबल सोर्स, चीप एंड बेस्ट जो हम फ्रेज यूज करते होते हैं, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, बढ़िया भी हो, वो वाला। एंड लास्ट स्टेप इज टू इनवाइट द एप्लीकेशन, from prospective employees। उसके बाद उनसे हमने उस सोर्स के थ्रू एप्लीकेशन जो है उन कैंडिडेट से हमने वो मंगवा ली, ठीक है। वो मंगवा ली तो हमारा जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो ओवर हो गया, बिकॉज रिक्रूटमेंट इज लिमिटेड ओनली टू द एप्लीकेशन ऑफ जॉब। अप्लाई कर दे बस, उसके बाद का जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, हमने सोर्सेज देखे पहले, सबसे पहले। उसके बाद सारे सोर्सेज जो हमारे हिसाब से थे उनके पॉजिटिव नेगेटिव देखे, उनके पॉजिटिव नेगेटिव में से हमने उसके बाद जो बेस्ट हमारे लिए था वो हमने सिलेक्ट कर लिया। सपोज हमने सिलेक्ट किया कि हमने अखबार में ऐड निकाल देनी है, तो लास्ट स्टेप में हमने अखबार में ऐड निकाल दी, इनवाइट द एप्लीकेशन फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, हमने फिर अखबार में ऐड को निकाल दी। डन, इससे हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कहाँ से सोर्स जो है वो कहाँ से हम रिक्रूट कर सकते हैं पर्सन्स को। सोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, वन इज इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड है एक्सटर्नल सोर्सेज। इसमें से वन मार्कर्स बनते हैं, टाइप्स है इसकी, वन मार्कर्स बन जाते हैं, इंटरनल में से, एक्सटर्नल में से। अगर टॉपिक पूरा आ जाए, एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज, तो ये 6 मार्क्स में बन जाता है ना। एक्सप्लेन एक्सटर्नल सोर्सेज या इंटरनल सोर्सेज 3, 4, 5, 6 में बन जाता है। वन मार्कर जिसकी अलग अलग टाइप्स हैं वो, ठीक। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनल सोर्सेज नेम से बड़ा अच्छा क्लियर हो रहा है वैसे, जो वर्कर्स के थ्रू, तनवीर क्या बता रहे हो? जो वर्कर्स के थ्रू रिक्रूट कर लेते हैं, जो वर्कर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपके सर्कल में जो है वो, और जो कंपनी के न्यूज़पेपर्स हो, वेबसाइट होती है, वहाँ पे ऐड डाल देनी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयज तो बाहर से ही आ रहे हैं ना। अगर हम वर्कर्स को बोल देते हैं कि आप बता दो जहां पे एम्प्लॉयज वहां से ले आओ, एम्प्लॉयज कहाँ से आ रहे हैं? एम्प्लॉयज तो बाहर से ही आ रहे हैं ना। जो एम्प्लॉयज आने की बात है उसकी बात हुई। इंटरनल सोर्सेज आर दो सोर्सेज कि जब हम पर्सन्स को रिक्रूट करते हैं फ्रॉम द फर्म इटसेल्फ, फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, यहाँ से ही हम कर देते हैं रिक्रूट। हमारे ही पर्सन जो है वो हमारी ही जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं, सपोज की प्रमोशन के लिए अप्लाई कर रहा है, उस केस में हम कह सकते हैं दैट इज इंटरनल सोर्स। देखिए इंटरनल सोर्स 3 है इंटरनल सोर्सेज। फर्स्ट है ट्रांसफर, सेकंड है प्रमोशन, और थर्ड है कॉलिंग बैक लेड ऑफ एम्प्लॉयज।
ये 3। थर्ड पॉइंट क्या? ट्रांसफर, प्रमोशन एंड कॉलिंग बैक लेड ऑफ एम्प्लॉइज, LAID, लेड OFFO, लेड ऑफ एम्प्लॉइज। ट्रांसफर वन लाइन में कौन बताएगा? 1 मार्कर है। वन चाहिए, 1 लाइन, 1 मार्कर, 1 चाहिए। तो 3, ओनली 3, 4, 5। शिवांशी। सर एम्प्लॉय को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर दिया जहाँ पर एम्प्लॉयज की जरूरत है। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी में उन्हीं की दूसरी कंपनी में दोनों कंपनी जहाँ हमारी, पर। क्या वो दोनों कंपनीज हमारी हैं शिवांशी? यस सर। फिर ठीक है, ठीक है। वैसे इसको ना अगर आप ऐसे लिखते ना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया गया सेम कंपनी में, तो इतना बताना ना पड़ता, मैं डाउटफुल सा रहता। जब आपने वर्ड यूज कर दिया ना एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये दोनों कंपनी हमारी हैं, ठीक है। बट ओके सर। स्टिल जो मैं यही कहूंगा कि आप ये वाली लाइन मत यूज करना, तो कंपनी तो अलग अलग है ना, डाउटफुल सा ना हो जाए। आप इसको इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर बोल दो, मींस व्हेन अ पर्सन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट, और फ्रॉम वन मशीनरी टू अदर मशीनरी, और फ्रॉम वन ऑफिस टू अदर ऑफिस, दैट इज ट्रांसफर। जिससे उसके स्टेटस को फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना, स्टेटस को फर्क नहीं पड़ता, उसकी सैलरी हाइक नहीं होती, सैलरी को फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी जो जॉब है सिर्फ वो चेंज की जाती है, दैट इज ट्रांसफर। जो प्रमोशन है इससे थोड़ा सा अप है, हम कह सकते हैं। प्रमोशन में उसके स्टेटस को फर्क पड़ जाता है। एक सुपरवाइजर को मैनेजर बना दिया गया, वो प्रमोशन है। एक मैनेजर को डिपार्टमेंटल हेड बना दिया गया, वो एक प्रमोशन है। एक वर्कर को फोरमैन बना दिया गया, वो एक प्रमोशन। प्रमोशन में उसके स्टेटस को फर्क पड़ता है, नो डाउट उसकी सैलरी को फर्क नहीं पड़ता है, उसको भी पड़ता है, वो प्रमोशन है, ठीक है। तो प्रमोशन में और ट्रांसफर में ये डिफरेंस है, लेकिन वो हो रहा है सेम कंपनी में, सेम कंपनी में हो रहा है। डिपार्टमेंट कैन बी चेंज, क्योंकि ये इंटरनल सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। और थर्ड है कॉलिंग बैक लेड ऑफ एम्प्लॉइज। लेड ऑफ एम्प्लॉइज क्या होते हैं? हम एम्प्लॉइज को टेम्परेरली बाहर निकाल देते हैं, खास करके उन बिजनेसेस में जहाँ पे सीजनल काम होते हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, वहाँ पे सीजनल काम होता है। जैसे कोई और ले लीजिए, कोई वूलन इंडस्ट्री है, वहाँ पे सीजनल काम होता है, 12 महीने वहाँ काम नहीं रहता। तो ऐसी इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, जब हमें एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं, हम उन्हीं एम्प्लॉइज को दोबारा रख लेते हैं। उसे हम निकालना नहीं कहते, उसे हम टेम्परेरीली निकालना कहते हैं, ले ऑफ कहते हैं उसको। हमने एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया, ले ऑफ कर दिया, उतनी देर के लिए फ्री कर दिया कि आप जो है वो इन 6 महीनों के लिए फ्री हो। मीन आप 6 महीने कहीं और काम कर लो, 6 महीने के बाद दोबारा वापस आ जाना। तो वो इन 6 महीनों में हमारे पास उसके बाद दोबारा वापस आ जाते हैं। होते वो एम्प्लॉइज हमारे ही हैं, लेकिन उनको हम टेम्परेरी रिटेंच कर देते हैं, हम टेम्परेरी निकाल देते हैं, उनको दोबारा फिर रख लेते हैं। When we do like this, it is an again internal source that is known as calling back laid off employees. ठीक है। Now next is external source. External sources क्या होते हैं? जब हम बाहर से पर्सन अपॉइंट कर रहे हैं, जब हम एम्प्लॉइज को जो अपॉइंट कर रहे हैं वो बाहर से लेके आ रहे हैं, हमारे अपने एम्प्लॉइज नहीं है। पिछले केस में क्या था, ट्रांसफर हुई, प्रमोशन हुई, वो हमारे ही एम्प्लॉइज थे। एक्सटर्नल में जो एम्प्लॉइज आ रहे हैं वो हमारे नहीं है, सोर्सेज आर फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। राइट। इसमें फर्स्ट है आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें हम जैसे हमने पहले एग्जांपल ली कि हम अपनी फैक्ट्री है सपोज, या फैक्ट्री नहीं तो शॉप है, कोई शोरूम है, उसके हम बाहर लिख के लगा देते हैं काम करने के लिए। ये सपोज सेल्समैन की जरूरत है, या काम फैक्ट्री में काम करने के लिए हेल्पर की जरूरत है, लिख के लगा देते हैं। दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि आप आओ और आके जो है वो जॉब अगर सुटेबल हुआ तो ले लो। दैट इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मीन्स जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के साथ डायरेक्टली हो रहा, बाहर लिख के लगा दिया, कोई बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। सेकंड है, सेकंड सोर्स इज कैजुअल कॉलर्स।
समझ आ रहा है पॉइंट? कैजुअल कॉलर्स, कैजुअल कॉलर्स मीन कि सपोज हमारी कंपनी में वैकेंसी नहीं है अभी, आपने सिचुएशन समझना फिर अपने आप से लिखना। हमारी कंपनी में वैकेंसी नहीं है और क्या हुआ कि कोई कैजुअली हमारे पास आया कि जी मेरे को ना जॉब चाहिए, हमने कहा एप्लीकेशन लिख के दे दो, उसने एप्लीकेशन लिख के दे दी, हमने हमारे पास आज नहीं है जॉब, उसने क्या किया, उसने वो जो एप्लीकेशन है सॉरी हमने क्या किया, हमने वो जो एप्लीकेशन है उसको संभाल के रख ली, फाइल लगा ली, वहां पे हम रखते जा रहे हैं। जब वैकेंसी आई तो हम उनको कॉल करेंगे, उनको बुलाएंगे कि आपकी हिसाब की वैकेंसी है, आप आ जाइए, आपकी इंटरव्यू या टेस्ट जो भी है वो दे दीजिए। ठीक है, मीन्स कैजुअल कॉलर जो है कैजुअली वो आए थे, अपना एप्लीकेशन, अपना बायोडाटा, अपना रिज्यूमे जो है वो दे गए, हमने वो संभाल लिया और जब जरूरत पड़ेगी तब हम उनको जो है वो कॉल करेंगे। डन। इसके बाद थर्ड है प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट। प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट कि जब हम मीडिया में एडवर्टाइज कर देते हैं, प्रिंट मीडिया में, प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया मतलब मैगजीन वगैरह, कोई पम्फलेट वगैरह, उसमें जो हम करते हैं, दैट इज प्रिंट मीडिया रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट। ठीक, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक ऑफिस है गवर्नमेंट का, हम कह सकते हैं, जिसमें जिसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत हो वो अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर और अपना बायोडाटा जो है वो इस ऑफिस में सबमिट कर देता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एज अ मिडिलमैन काम करती है। जब भी कोई सूटेबल वैकेंसी निकलती है तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो एम्प्लॉय उस पर्सन को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को जो है इन्फॉर्म करती है उसके दिए हुए एड्रेस, फोन नंबर पे कि आपके हिसाब से वैकेंसी निकली हुई है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जाके जो ये आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। और ये गवर्नमेंट की होती है, याद रखना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है ये गवर्नमेंट की। फाइन। नेक्स्ट इज कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट जिसे हम कैंपस प्लेसमेंट भी कह देते हैं। जब जो कंपनीज होती हैं वो यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जाके या टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जाके अपनी कंपनी के लिए वहां जाके कैंपस प्लेसमेंट करती हैं, दैट इज अ सोर्स ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट व्हिच इज एक्सटर्नल सोर्स। ठीक, देन है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज कि जब हम एम्प्लॉइज को बोल देते हैं कि हमारी फर्म में, हमारे कंपनी में इतने एम्प्लॉइज की, ऐसे वाले एम्प्लॉइज की जरूरत है, आपके जो नॉन में है आप उनको बोल दीजिए और वो आके अप्लाई कर देंगे। दैट इज रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज वो एजेंसीज जो मिडिल मैन के तौर पे काम करती हैं और ये प्राइवेट होती हैं। जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है ऐसे ही प्लेसमेंट एजेंसीज है। मींस वो एजेंसीज जो हेल्प करती हैं किसी वर्कर की प्लेसमेंट करवाने में। बस ये प्राइवेट है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है वो गवर्नमेंट की होती है। और जो ये प्लेसमेंट एजेंसीज हैं ये कमीशन बेस पे काम करती है, इनका अपना बेनिफिट रहता है, उस बेस पे ये काम करती है। देन है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग जब हम वेबसाइट पे ऐड निकाल देते हैं उसको वेब पब्लिशिंग बोलते हैं कि हमारी फर्म में, हमारी कंपनी में इतने इतने वर्कर्स के, इतने इतने मैनेजर्स के, इतने इतने सुपरवाइजर्स की रिक्वायरमेंट है। दैट इज नोन एज वेब पब्लिशिंग। देन इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी।
एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, जो हमने पहले मीडिया किया जिसका प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट, जब अखबार वगैरह में, मैगजीन वगैरह में, जर्नल में निकालते हैं। एंड व्हेन द सेम एड इज देयर ऑन टेलीविजन, दैट इज एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी। बात एक ही है, मीडिया एडवर्टीजमेंट ही है। 2 पॉइंट बना लिए गए हैं। मीडिया एडवर्टीजमेंट में एक प्रिंट मीडिया हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, टेलीविजन वगैरह, रेडियो वगैरह भी इसमें आ जाता है। देन है आपका एक और मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स इनको हम हेड हंटर्स बोल देते हैं। और वर्ड लिख लीजिए, हेड हंटर्स। हेड हंटर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड हेड हंटर्स। ये क्या है? ये वो मिडिल मैन होते हैं जो हमें सिर्फ मैनेजमेंट के पर्सन्स जो है वो हायर करके देते हैं। जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज है ना, ये हर तरह का वर्कर देती है हमें, चाहे वो वर्कर हो, मीन्स चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का हो, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हो, चाहे वो हाई लेवल मैनेजमेंट का हो। लेकिन जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स या हेड हंटर्स हैं, ये हमें सिर्फ हाई लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसके एम्प्लॉयज रिक्रूट करके देती है। उसके सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज के लिए बना हुआ है जो ज़्यादा टेक्निकल हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करेंगे, इनका काम ज़्यादा प्लानिंग का होता है, इसीलिए इसको हेड हंटर्स बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके अलावा एनसीईआरटी भी चेक कर लेना, है ना, वो भी चेक कर लेना। उससे एक पॉइंट हो सकता है ज़्यादा ही हो जो मैंने लिखवाया है, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी होंगे, एग्जाम आपका एनसीईआरटी से ही है, ठीक है। नॉलेज के लिए कई बार एक्स्ट्रा एक पॉइंट लिया होता है। सो दिस इज अबाउट सोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एज वेल। और कल जो हम करेंगे दैट विल डू इनकी मेरिट्स और डीमेरिट्स, दोनों की मेरिट्स और डीमेरिट्स जो है वो हम कल करेंगे। यस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। एनी डाउट इन दिस टॉपिक? यस दिव्यांशी। सर ये जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स है, वो गवर्नमेंट ओन्ड होते हैं कि प्राइवेट ओन्ड? नहीं, अप्रूवल तो गवर्नमेंट की रहेगी, प्राइवेट भी हो सकता है। वैसे गवर्नमेंट का होता नहीं, अपना नहीं होता, जरूरी नहीं है। गवर्नमेंट का एक ही है, वो गवर्नमेंट एक्सचेंज है। प्राइवेट भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं, ठीक है। यस सर। तो सुन रहा सर कैंपस रिक्रूटमेंट फिर से समझा दो। कैंपस रिक्रूटमेंट जब कंपनीज जो हैं वो खुद जाके यूनिवर्सिटी के या कॉलेज में कैंपस में जाके रिक्रूट करें। हम हायर करते हैं ना एम्प्लॉइज, कैंपस प्लेसमेंट। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो इस बेस पे एडमिशन भी लेती हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में आके, हमारे कॉलेज में आके पढ़िए, आपका कोर्स पूरा होने से पहले आपको जॉब मिल जाएगी। कैंपस रिक्रूटमेंट कि जब आपका कोर्स पूरा होने वाला होता है तो बड़ी बड़ी कंपनीज आपके कॉलेज के, यूनिवर्सिटी कैंपस में आती हैं, आपकी इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं। दैट इज अ कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस प्लेसमेंट। नवजोत, हेड हंटर्स वन पॉइंट बताना तो। हेड हंटर्स, हेड हंटर्स जो हैं ये ऐसे मिडिल पर्सन हैं, मिडिल मैन है, जो कि हमें सिर्फ मैनेजमेंट के जो पर्सन है वो रिक्रूट करके देते हैं, मैनेजमेंट के, इसीलिए कहा है इनको मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। बाकी वर्कर्स नहीं, लेबर की सप्लाई नहीं करती हैं ये सिर्फ मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो पर्सन हैं उनकी रिक्रूटमेंट करती हैं, उनके लिए मिडिल मैन का काम करती है। मीन हमें कोई मान लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड चाहिए, सेल डिपार्टमेंट का हेड चाहिए, हाई पोस्ट का पर्सन चाहिए, तो हम हेड हंटर के पास जा सकते हैं। अगर हमें कोई वर्कर चाहिए तो हेड हंटर के पास वो ऑप्शन नहीं होता। कनिका, सो प्लेसमेंट एजेंसी बता दो। प्लेसमेंट एजेंसी वो हैं जो ये भी एज अ मिडिल मैन काम करती हैं और ये भी अपने कमीशन बेस पे काम करती हैं। जैसे हमने किया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी एक मिडिल मैन है ऑर्गेनाइजेशन। जो प्लेसमेंट एजेंसीज है ये भी मिडिल मैन ही है। मीन्स जिसको जॉब चाहिए वो प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाता है, अपना नेम एड्रेस वगैरह, अपना बायोडाटा वगैरह सारा कंपनी को, एजेंसी को दे देता है। एजेंसी आपके हिसाब से जॉब जो है वो
फाइंड करती है और आपको इन्फॉर्म करती है, उसके बदले में आपसे कमीशन चार्ज करती है। जो फंक्शन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर रही है वो फंक्शन प्लेसमेंट एजेंसी कर रही है। एक ही बात है, डिफरेंस इज कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट की है, वो कोई चार्ज नहीं करती है आपसे कमीशन, जबकि जो प्लेसमेंट एजेंसी है ये प्राइवेट है, ये इनका बिजनेस होता है, ये आपसे कमीशन चार्ज करती है। ओके सर। थैंक यू वसुंधरा, सर। बुक में एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का भी पॉइंट है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स वो होते हैं, अगर हमें लेबर चाहिए हो, जैसे लिख लीजिए, वो भी ऐड कर दीजिए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे हमने हेडहंटर्स किया, जो हमें मैनेजमेंट के पर्सन जो है फाइंड करके दे रहा है, ऐसे ही लेबर कॉन्ट्रैक्टर भी है। अगर हमें लेबर चाहिए तो हम उससे, जिसे हम ठेकेदार बोल देते हैं, हमें काम करवाना हो ना, हम लेबर के पास नहीं जाते ना, हम ठेकेदार के पास जाते हैं कि हमने घर पे ये काम करवाना, तो हमें उस हिसाब से एम्प्लॉय दे देता है, वो पर्सन दे देता है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ये भी एक मिडिल मैन है, ठीक है। दैट्स ऑल। Should we end the meeting? Ma'am, please end the meeting.